शहरी ससुराल का कच्चा मकान। बेटा मुझे तो बात कुछ समझ में नहीं आ रही। तुम दोनों शहर में सामान बेचने जाते थे वो अलग बात थी, लेकिन अब हम सब शहर में चलकर रहें। अरे बाबूजी, हमारे गांव के सारे दोस्त अब वहीं चलकर बस गए। अरे वो पड़ोस के शानू चाचा है ना, उसका लड़का भी अभी अभी वहीं रहने गया है बीवी बच्चों को लेकर। हाँ बाबूजी, हम ये सोच रहे थे कि बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, अब उनका स्कूल भी बड़े शहर में कर देते हैं। और बड़े शहरों में सुविधाएं भी बहुत होती है बाबूजी, हम कब तक यहीं रहेंगे। वो सब बात तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों भी तो यहीं पढ़े हो, फिर भी कितना आगे निकल गए। बच्चे अभी छोटे हैं और यहाँ पास के शहर में अब तो बस भी शुरू हो गई है। अगर स्कूल भी देखना है तो आ जा सकते हैं। हम सबको ये गांव में सब कुछ बेच बाज कर जाने की क्या जरूरत है। अरे बाबूजी, गांव से ज्यादा शहरों में 24 घंटे बिजली, पानी, दवाइयों की सुविधाएं मिलती हैं। और तो और शहरों में रहकर स्टैंडर्ड भी तो बढ़ जाता है ना बाबूजी। अब सोचिए कोई हमारे घर आता है तो यहाँ गांव में सब कुछ कच्चे मकान जैसा है। कच्चा मकान है लेकिन कितना बड़ा है बेटा। इस घर में किसी चीज की कमी नहीं है। कोई मेहमान भी आ जाए तो उन्हें खाने पीने की, सोने की कोई कमी नहीं रहती कभी। अरे अम्मा बाबूजी, आप लोग एक बार गांव से निकलिए तो सही, आपको यहाँ से वहां ज्यादा अच्छा लगेगा। और अब तो भैया और मैं अच्छा कमाने लगे हैं। हाँ बाबूजी, अब दुनिया काफी आगे बढ़ गई है, हमें भी उनके साथ कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ना चाहिए। बाबूजी, हमारी भी काफी सारी सहेलियां अब शहर में ही जाकर बस गई हैं। हमें भी बहुत इच्छा है कि हम भी शहरी लोगों की तरह उठे बैठे, वहां के तौर तरीके सीखे। चलिए ना बाबूजी। हाँ बाबूजी, यहाँ गांव में हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, वहां जाकर हम भी दुनिया की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। अगर बच्चों का मन है तो हमें उनके मन को नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, अगर सबकी यही राय है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। चलते हैं हम भी शहर। ठीक है, तो मैं आज ही इस घर को बेचने के लिए बात कर लेता हूँ और मैं वहां शहर में हमारे नए घर का बंदोबस्त कर लेता हूँ। माता पिता के लिए उनके बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। इसीलिए प्रतिभा और कुंदन भी शहर में बसने को तैयार हो गए। शहर में राहुल ने एक 3 कमरों का मकान खरीद लिया, जो उसे थोड़ा सा महंगा पड़ा था, लेकिन अब उसे भी पता था कि गांव के मुकाबले शहरों में मकान महंगे ही मिलते हैं। तो कैसा लगा मकान? मकान तो अच्छा है, लेकिन ये सब कुछ खाली खाली क्यों है और रंग भी ठीक से नहीं लगे हुए हैं। हाँ, वो सब तो हमें ही करना होगा। यहाँ मकान यानी सिर्फ दीवारें मिलती है, बाकी सब हमें करवाना होता है। हम सोच रहे हैं कि बैठक रूम के लिए सोफे ले आते हैं और सबके कमरे के लिए बिस्तर लगवा देते हैं। हाँ, अब धीरे धीरे सब होगा, क्योंकि अभी अभी मकान पर काफी खर्चा हो चुका है ना। बेटा, हम भी समझते हैं कि गांव के मुकाबले शहरों में खर्चे और महंगाई दोनों ज्यादा होती है। तुम दोनों फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे। हाँ, अब आ ही गए हैं शहर में तो धीरे धीरे सब हो ही जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि अब हम शहर में हैं। कल से पहले जाकर बच्चों के एडमिशन का देख लेते हैं। भैया साथ ही चलते ना, कल बच्चे भी स्कूल जाने लगेंगे तो उनकी पढ़ाई भी नहीं रुकेगी। शहर में आने की खुशी तो सबकी बहुत थी, लेकिन अभी तो बस खर्चे शुरू हुए हैं। बच्चों की एडमिशन करवाने के बाद राहुल और विजय को पता चला कि यहाँ मकान लेने के बाद सोसाइटी में एंट्री फी भी भरनी पड़ती है। क्या हुआ, इतनी देर से ये कौन सा कागज देख रहे हो विजय? भाऊजी, ये एंट्री फी का कागज है। इसमें लिखा है कि हमने यहाँ इस सोसाइटी में मकान लिया है तो हमें 50,000 एंट्री फी के भरने हैं और हर महीने 1,000 रुपये मेंटेनेंस भी भरनी होगी। यहाँ शहरों में ऐसा होता होगा, अब हमें तो इस बात का पता ही नहीं था। हाँ बाबूजी, पता तो मुझे और भैया को भी नहीं था कि मकान लेने के बाद ये सब भी बनना होता है। अभी तो घर की रसोई का काम भी बाकी है, वहां भी चीजें लानी है, ऊपर से ये खर्चा आ गया। अरे कोई बात नहीं, आप पहले इस खर्चे से निपट लीजिए, फिर हम रसोई का और कमरों का काम देख लेंगे। हाँ, वैसे भी गांव के काफी सारे बर्तन हम साथ ही लाए हैं, तो हमें फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं कल ही बैंक से 50,000 रुपये निकलवा लेता हूँ। गांव में तो हमने कभी ये मेंटेनेंस के पैसे भरे ही नहीं, क्योंकि आसपास वाले ही सब कुछ साफ सफाई, पानी की व्यवस्था सब देख लेते थे। चलो, ये भी शहर आकर सीखने को मिला कि ऐसा भी होता है। अरे माँ, शहर में कुछ फायदे हैं तो थोड़े नुकसान भी उठाने होते हैं ना। हाँ माँ, अभी तो आपने शहर घुमा ही कहा है। कल हम सब बाहर घूमने और खाना खाने चलेंगे, फिर देखिएगा आपको शहर से कैसे प्यार हो जाता है। हम लोग तो तुम सबकी खुशी में ही खुश है बेटा। जहाँ तुम लोगों को अच्छा लगता है वहाँ हम भी रह लेंगे। मैं कल नई ड्रेस पहनूंगी और चश्मा भी लगाऊंगी। अरे नए चश्मे तो मैं भी लाई हूँ, मैं भी ना कल शहर घूमने के वक्त पहनूंगी।
शहर में आकर पूरा परिवार खुश था और अपने बच्चों को देखकर प्रतिभा और कुंदन भी मुस्कुरा लेते थे। आज सारे परिवार ने बाहर घूमने का प्लान बनाया था, जहां पूरा परिवार काफी एंजॉय कर रहा था। तो माँ, कैसा लगा आपको शहर? मजा आया ना आपको? अपने परिवार के साथ समय बिताकर किसे मजा नहीं आता? मजा तो परिवार के साथ रहने से आता है, फिर चाहे हम गांव की पेड़ की छांव में बैठकर खाना खा रहे हो या फिर होटल के एसी में बैठकर। वैसे एसी से याद आया भैया, अभी तो ठंडी का मौसम चला गया है, अब तो गर्मी में एसी लगवानी ही पड़ेगी घर में। मैंने सुना है यहाँ आप एसी के बिना घर में रह ही नहीं सकते। सुना तो मैंने भी यही है छोटे। ठीक है, कल फिर एसी भी लगवा लेते हैं, नहीं तो गर्मी में घर में बच्चे ठीक से सो भी नहीं पाएंगे। इन लोगों को तो अभी से ही गर्मी लगनी शुरू हो गई है। गांव में तो इन्होंने इतनी गर्मी कभी देखी नहीं थी, इसलिए यहाँ तो इनसे गर्मी सहन ही नहीं हो रही। पापा, हमें वो ठंडे की बोतल दिलवा दो। हाँ पापा, मुझे भी कोका कोला चाहिए, बहुत प्यास लग रही है। अच्छा ठीक है भैया, एक काम करो, सबके लिए ठंडा लेकर आओ। शहर की गर्मी गांव की गर्मी से बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में अब घर में हर वो चीज की जरूरत पड़ रही थी जिसके बिना गर्मी में गुजारा करना मुश्किल सा हो रहा था। सुनिए जी, अब तक तो मटके के पानी से काम चल रहा था, लेकिन अब लगता है कि हमें फ्रिज लेनी ही पड़ेगी। हाँ, मटके का पानी तो इतना गर्म हो रहा है जैसे किसी ने अभी उबाल कर डाला हो। पास वाली कह रही थी कि बहन जी, ये तो अभी बस शुरुआत है, आगे आगे तो और ज्यादा गर्मी बढ़ती जाएगी। और शहरों में तो ना आसानी से बारिश आती है, ना ही ठंडी का मौसम। यहाँ तो 12 महीने में से 8 महीने गर्मी ही चलती है। अच्छा ठीक है, फिर एक फ्रिज भी देख लेते हैं। अभी तो एसी की ईएमआई बस शुरू हुई है, ऊपर से फ्रिज भी खरीदना पड़ेगा। अब शहर में है भैया, तो जरूरत की चीजें तो खरीदनी पड़ेगी। देखता हूँ क्या कर सकते हैं, इस बारे में रात को बात करते हैं। अभी हमें काम पर जाने के लिए देरी हो रही है। शहर के तौर तरीके तो अपनाना और बात थी, लेकिन अभी तो इन सबके लिए शहर के मौसम को अपनाना ही भारी पड़ रहा था। झुलसती गर्मी में मटके का पानी ना पीने लायक हो पा रहा था और ना ही ऊपर की टंकी का पानी काम करने लायक। अरे ये पानी कितना गर्म है, बर्तन धोना तो दूर, मैं उस पर हाथ भी नहीं डाल पा रही हूँ। नहीं जीजी, मेरे से बर्तन नहीं धोए जाएंगे बिल्कुल भी। बात तो सही है, पानी तो लावा की तरह उबल रहा है, इसमें तो मैं भी हाथ नहीं डाल सकती। एक काम करते हैं, वो पास वाले के घर काम वाली आती है ना, उससे करवा लेते हैं बर्तन। उसे तो आदत है ऐसे पानी में बर्तन धोने की। लेकिन वो एक काम करने के 2000 लेती है महीने के बहू। अब अम्मा, हम भी क्या कर सकते हैं, ऐसे पानी में हमें तो आदत नहीं है काम करने की। हाँ अम्मा, हाथ में छाले पड़ जाएंगे काम करेंगे तो। इससे अच्छा तो महीने के 2000 देने ही बेहतर लग रहे हैं मुझे। मैं आज ही ना उसे काम पर बांध देती हूँ। बर्तन तो तुम लोग काम वाले से करवा लोगे, लेकिन कपड़ों का क्या, वो कैसे करोगे? अब उसके लिए तो माँ जी हमें कपड़े धोने की मशीन लेनी ही पड़ेगी, जिसमें ना कपड़े सूख कर बाहर आते हैं। हाँ जीजी, मैंने देखा है कई सारे घरों में। लगता है शहर में ये सारी चीजें ना बहुत जरूरी होती है, इसीलिए तो सबके घरों में होती है। हाँ, क्योंकि यहाँ मौसम के हिसाब से सब कुछ देखना पड़ता है ना। अब हमें ही देख, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, काम वाली, सब कुछ हम पहले कहाँ उपयोग करते थे, लेकिन अब तो हमें भी इन सब की जरूरत पड़ने लगी है। प्रतिभा को बढ़ते हुए खर्चे को देखकर घर की काफी फिक्र होने लगी थी, लेकिन बच्चों के आगे वो कुछ कह नहीं पा रही थी। लेकिन कुंदन उसके मन का हाल समझ रहा था। ये लो, सौंफ का शरबत पी लो। अरे ये आप कहाँ से लाए? हम जब गांव से निकल रहे थे ना, तब शाम ने मुझे ये दिया था, कहा था शहर में बहुत गर्मी पड़ती है तो ये साथ रख लो। गांव की तो बात ही कुछ और थी, लेकिन अब बच्चों को यहीं अच्छा लग रहा है तो हमें भी उनकी खुशी का ख्याल रखना होगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी यहाँ बढ़ते खर्चों की फिक्र हो रही है ना? हाँ, हो तो रही है। हम जब से यहाँ आए हैं तब से हर दिन एक नया खर्चा होता है। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब महंगे उपकरण आते हैं, लेकिन इनको उपयोग में लाना उससे भी कहीं ज्यादा महंगा है शहर में। हमने हमारे बच्चों का साथ दिया जब उन्होंने यहाँ आने का फैसला किया था, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि वो खुश रहे, आगे बढ़े, तरक्की करें। लेकिन सच बताऊं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ आने के बाद विजय और राहुल का सुख चैन कहीं खो सा गया है। दोनों जब देखो बड़े परेशान से रहने लगे। हाँ, शायद उन्होंने सोचा ही नहीं था कि शहर में आने से उनका खर्चा इतना बढ़ जाएगा कि उनकी सारी बचत ही खत्म होने पर आ जाएगी। मुझे तो इस बात का अंदाजा पहले से ही था, लेकिन मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। हाँ, अब बच्चे बड़े हो गए, हमें भी उनके फैसलों का सम्मान करना चाहिए।
माता पिता का फर्ज है कि वो अपने बच्चों को आजादी दे, क्या सही है क्या गलत है वो खुद सोचे। लेकिन फिर भी अगर बच्चे मुसीबत में आ जाए तो माता पिता सदैव ही उनकी छांव बने रहते हैं। तुम चिंता मत करो, अगर बात कुछ ज्यादा बढ़ गई तो हम सब कुछ संभाल लेंगे। मुझे आपके फैसलों पर पूरा भरोसा है जी। कुंदन और प्रतिभा गांव से थे, लेकिन उन्हें दुनिया का काफी अनुभव था, इसलिए वो अपने बच्चों पर कभी भी कोई भी चीज थोपना नहीं चाहते थे। लेकिन विजय और राहुल से अब ये शहर के खर्चे हैंडल नहीं हो रहे थे। अब ये क्या नया चोचला सामने लेकर आ रही हो दोनों? अरे तो हम क्या करें, यहाँ सोसाइटी में साफ पानी नहीं आ रहा है, तो सबने कहा कि आपको फिल्टर लगवाना ही पड़ेगा, नहीं तो खराब पानी से आप बीमार भी हो सकते हैं। कभी एयर प्योरीफायर लगवाना है, कभी पानी का फिल्टर लगवाना है, कभी वॉशिंग मशीन चाहिए। तुम दोनों को क्या लगता है हम दोनों के पास पैसों की मशीन है, जब चाहे पैसे छाप लिए? आप दोनों हम पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? यहाँ लाने का फैसला आप दोनों का था ना। अगर आपसे शहर के खर्चे नहीं संभल रहे थे तो हमें यहाँ लाए क्यों? हम दोनों गांव में बड़े ही खुश थे। शहर चलते हैं, वहां हमारी सहेलियां हैं, ये है वो है, ये सब कौन बोल रहा था तब? नहीं तो क्या, यहाँ आकर दोनों की डिमांड बढ़ गई है। काम वाली चाहिए, कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन चाहिए। हाँ तो हम भी आपके घर का ही काम कर रहे हैं, हमारा कोई खुद का काम नहीं है यहाँ। जब यहाँ शहर में हमें खुश रखना ही नहीं था तो लाए क्यों? बस पिंकू किंजल, दोनों अंदर जाकर खेलो बेटा, जाओ। चल पिंकू हम अंदर चलते हैं। शहर में आकर बात करने की तमीज भी भुला दी क्या तुम सबने? बच्चों के सामने आज तक हम में से किसी ने कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और तुम सब हो कि लड़ाई करने पर उतर आए। अम्मा अब हमारी सारी बचत खत्म हो चुकी है, और ये है कि हर दिन नया खर्चा बताई जा रही है। हाँ तो इसका बैठकर बात करके भी हल निकाला जा सकता है, आपस में यूं लड़ाई करके कुछ हासिल नहीं होने वाला। सच कहे तो माँ, गांव का वो कच्चा मकान ही सही था। ना कभी एसी की जरूरत पड़ी, ना फ्रिज की, ना वॉशिंग मशीन की। पता नहीं यहाँ आने के बाद सिर्फ खर्चे ही खर्चे हो रहे हैं। अगर उस वक्त हमने बाबूजी की बात मान ली होती तो शायद आज इतने परेशान नहीं होते। अरे तो अब भी कहाँ देर हुई है बच्चों, मान लो बात। बाबूजी लेकिन हमने तो गांव का सब कुछ बेचकर ये मकान लिया है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना गांव का कच्चा मकान, ना ही कोई पैसे। बाबूजी अम्मा हम भी समझ रहे हैं कि यहाँ इन दोनों पर काफी बोझ बढ़ सा गया है, लेकिन हम भी क्या करें, हमें कहाँ पता था कि शहर में आने के बाद हम साफ हवा तक नहीं ले पाएंगे। यहाँ तो सांस लेने के लिए भी एयर प्योरीफायर की जरूरत पड़ रही है। यहाँ आकर समझ में आ रहा है कि लोग छुट्टियों में गांव में क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ ना तो साफ हवा मिल पा रही है, ना ही साफ पानी। देखो जिंदगी हमें सब कुछ सिखाती है, इसलिए कभी भी जिंदगी की मुश्किलों से हारना नहीं चाहिए। अगर हमारे पास गांव का कच्चा मकान नहीं है तो क्या हुआ, हम शहर में कच्चा मकान बना सकते हैं। बाबूजी आप क्या कह रहे हैं, शहर का कच्चा मकान? हाँ बाबूजी, हम यहाँ ये सब कैसे कर सकते हैं? यहाँ तो इन सब उपकरणों का बिल इतना आता है कि हम गांव का एक मकान खरीद ले। तुमने कभी सोचा है हमारे यहाँ कभी पानी साफ करने का फिल्टर क्यों नहीं था? नहीं, क्योंकि गांव में साफ पानी आता था, है ना बाबूजी? नहीं बेटा, हम पानी को रेत, कोयले और चारकोल में से होकर छन्नी से छानते थे, जिससे पीने का पानी कुदरती साफ हो जाता था, जो कि यहाँ शहर का फिल्टर करता है। और जब भी गर्मियां आती थी तब तुम्हारे बाबूजी छत पर चूना और फेविकोल लगा आते थे। उसकी इतनी मोटी परत होती थी कि छत को गर्म होने ही नहीं देती थी, जिससे नीचे ठंडक बनी रहती थी। अरे फ्रिज के पानी को भी टक्कर देता है अगर पानी के मटके को नमक और सिरके से साफ करके गिल्ली मिट्टी के ऊपर रखो तो। याद नहीं कैसे तुम्हारे बाबूजी रोज मटके को साफ किया करते थे नमक से? अरे हाँ, ये सब तो मुझे याद ही नहीं था बाबूजी। जब नारियल की छल से बनी हुई बोरियां हम टंकी पर लगा देते थे तो टंकी का पानी कभी गर्म ही नहीं होता था, चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो। एयर प्योरीफायर की क्या जरूरत है, घर के अंदर ऑक्सीजन देने वाले पौधे भी लगा सकते हैं। हाँ, इन्हें शहरों में इंडोर प्लांट्स कहते हैं बाबूजी। अगर शहर में भी हम कच्चे मकान जैसी सुविधा कर दे तो हम आराम से बिजली का बिल बचा सकते हैं बेटा। आज मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों कहते हैं कि बड़े घर की छत होते हैं। आज आप दोनों के अनुभव के कारण हम इतनी बड़ी परेशानी से बच पाए। हम कल से ही इस शहरी मकान को कच्चे मकान में बदल देंगे, फिर बनेगा हमारा ये शहर का कच्चा मकान। ये तो हर बहू जानती होगी कि सुबह का वक्त किसी भी होम मेकर के लिए सबसे ज्यादा भाग दौड़ का वक्त होता है, और ऐसा ही सवेरा होता था प्रिया का। प्रिया की शादी को अभी 4 महीने हुए थे
शादी के बाद कुछ दिन तक तो वो आराम से उठती थी, थोड़ा बहुत काम करती थी, पर उसके बाद कौन सास अपनी बहू को 8 बजे तक सोने देती है। हफ्ते 10 दिन बीतने के बाद सभी सासों को सब कुछ वक्त पर ही चाहिए होता है। सुबह के 5:30 बजे प्रिया के फ़ोन पर अलार्म बजता है। 5 मिनट और सोने को मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता। बस 5 मिनट और सो जाती हूँ। बस 5 मिनट और सो लेती हूँ, ये सोचकर प्रिया अपनी आंख बंद करती है कि पूरे आधे घंटे के बाद उसकी आंख खुलती है। हड़बड़ाकर प्रिया फौरन नहा धोकर सीधा अपने कमरे से बाहर किचन की तरफ भागती है। अपनी बहू को लेट उठता देख शकुंतला कहती है, लगता है रात को सो नहीं पाई बहू। शादी को इतने दिन हो गए, अब जरा घर गृहस्थी का भी सोच ले बेटा, समय पर सो जाया कर। नहीं मम्मी, वो कहना ज़रा नींद आ रही थी तो 5 मिनट का सोचकर मैंने एक झपकी क्या ली, 8 ही बज गए। अच्छा, नींद पूरी नहीं हुई होगी, पर ऐसे कैसे? रसोई से तो तू रात 11 बजे तक अपने कमरे में चली जाती है। शकुंतला जी, चाय मिलेगी कि नहीं आज? बस 1 मिनट पापा जी। मेरी बिना शक्कर की चाय याद है ना? भागती हुई प्रिया किचन में जाती है, एक स्टव में चाय चढ़ाती है और दूसरे पर कढ़ाई और नाश्ते की तैयारी साथ साथ में शुरू कर देती है। भागते हुए जब तक प्रिया अपने सास ससुर को चाय पकड़ाती है, तब तक तैयार होकर निकेतन अपने कमरे से बाहर आ जाता है। नाश्ता दे दो प्रिया, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ, नाश्ता तैयार ही है, टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है, बस 2 मिनट। और भागा दौड़ी अफरा तफरी में प्रिया जल्दी ही सबको नाश्ता देती है, निकेतन को टिफ़िन देती है और फिर सभी अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। आज तो बासी झाड़ू भी नहीं निकाल पाई, ना ही पूजा करने का वक्त मिला। आधा घंटा क्या देर से उठी, सब कुछ आगे पीछे हो गया। अपने पति को ऑफिस और ससुर को दुकान भेजने के बाद प्रिया झाड़ू पोछा करना शुरू करती है। घर पर कितना काम होता है ये सिर्फ और सिर्फ उस घर को संभालने वाली बहू ही जानती है। झाड़ू पोछा लगाने के बाद प्रिया सभी के कपड़े धोने के लिए डालती है। कपड़े धुल जाने पर उन्हें सुखाने छत पर डालती है। छत से कपड़े उतार कर प्रिया नीचे आ ही रही होती है कि तभी शकुंतला कहती है, दोपहर में 5 लोगों का खाना देख लेना बहू, मेरी कुछ सहेलियाँ आ रही है। जी मम्मी जी। ये वो एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम, और कब सुबह 6 बजे से रात के 11 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। पर इतनी थकावट के बाद भी प्रिया आज बड़ी खुश थी। बस आज की रात निकल जाए, फिर तो मम्मी के पास जाना है। मम्मा, आई एम कमिंग। अगली सुबह तैयार होकर अपना बैग लिए प्रिया अपनी सास के कमरे में जाती है। कांग्रेचुलेशंस बहू, आखिरकार तू शादी के बाद पहली बार अपने मायके जा रही है। ज़रा भी हल्के में मत लेना इस बात को, और इस समय को अच्छे से एंजॉय करना। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, आज तो पंछी पिंजरे से आज़ाद हुआ है, उड़ान ऊंची ही भरेगा। और प्रिया निकल पड़ती है अपने मायके के लिए। अपने मायके में पहुंचती ही प्रिया अपने सामान को इधर उधर फेंक कर सीधा सोफे पर लेट जाती है। अरे दीदी, आप आ गई? बहुत धूप है ना बाहर, मैं अभी आपके लिए ग्लूकोन-डी लेकर आती हूँ। बहू, साथ में आलू पकौड़ा भी बना ले, प्रिया को बहुत पसंद है ना। और प्रेम, तू जा, नत्थू हलवाई के यहाँ से समोसे लिया जा। और जलेबी कौन खाएगा मम्मी, वो तो दीदी का सबसे फेवरेट है। प्रिया को अपने मायके पहुंचे हुए 5 मिनट भी नहीं होते कि सभी उसकी खातिरदारी में लग जाते हैं। कोई उसे समोसा खिलाता तो कोई उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाता। अरे बस बस बस, आप तो मेरा पेट ही फाड़ दोगी, भर गया पेट मेरा, मैं थोड़ी देर अब आराम करूँगी। प्रेम, अपना लैपटॉप देना तो, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है ना तेरे पास, पासवर्ड दे, वेब सीरीज़ लगाती हूँ। आईडी तक तो ठीक है दीदी, पर लैपटॉप मैं अपना किसी को नहीं देता, तुम जानती तो। अरे पहली बार आई हूँ शादी के बाद, उसमें भी नखरे करेगा क्या? प्रिया सीधा लैपटॉप उठा लेती है और वेब सीरीज़ देखना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद बैठे बैठे थोड़ी ज़्यादा ही भूख लग रही है। भाभी, भाभी दोपहर का खाना बना लिया क्या? अपनी ननद की आवाज़ सुनकर कृति उसके कमरे में आती है। बस 15 मिनट दीदी, दाल चावल तैयारी है, सब्जी बननी बाकी है। ये लो भाभी, ये क्या बात हुई? पहली बार शादी के बाद ननद मायके आई है और दोपहर में क्या बन रहा है? दाल चावल। मैं तो पनीर बटर मसाला ही खाऊंगी भाभी। फिर तो दोपहर के खाने में पनीर बटर मसाला ही मिलेगा आपको। बस ये हुई ना बात भाभी, आप जल्दी से जाओ और पनीर की सब्जी बनाने की तैयारी में लग जाओ। और तब तक ना आप प्रेम के हाथों मेरे लिए ज़रा कुछ स्नैक्स भिजवा देना ना कमरे में। और इसी तरह आराम से और सेवाएं लेते हुए प्रिया का अपने मायके में पहला दिन गुजर जाता है।
पहले पहले दिन तो सभी का फोकस प्रिया की पसंद नापसंद पर था, पर अगले दिन से सभी अपने काम में पहले की तरह लग जाते हैं। पर प्रिया को तो चाहिए था आराम, जो प्रिया कर रही थी। सुबह 11 बजे प्रिया अपने कमरे से बाहर अपनी बहन के कपड़ों में आती है। ये तो मेरे कपड़े हैं दीदी। अभी भी नहीं सुधरी तू। ये तो सोच ले, शादी के बाद पहली बार आई हूं मैं, अब पहन लिए कपड़े तो घिस गए क्या? अरे दीदी, मेरा मतलब है कि ये कपड़े जो आपने मेरे वार्डरोब में से लिए ना, वो मेरे नहीं है, ये तो मेरी फ्रेंड के मेरे पास रह गए थे। इन कपड़े में ना ज़रा सा दाग लग गया था, तो मुझे इसके पैसे भरने पड़ेंगे, काफ़ी महंगे कपड़े हैं। चल तू मुझे मत सिखा, और अपना वो ब्रांडेड स्ट्रेटनर निकाल कर मुझे दे दे, मुझे हेयर स्ट्रेट करना है। भाभी प्लीज़ नाश्ते में ना कुछ हल्का सा ही बनाइएगा, साथ में नत्थू हलवाई की मिठाइयाँ मंगवा लो मम्मी, मैं अपने कमरे में हूँ। अरे बेटा, कमरे में क्या जा रही है बार बार तू, बाहर बैठ सबके साथ। प्रिया आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देखते हुए पॉपकॉर्न खा रही थी कि तभी दरवाजे पर दूध वाला अजीत आता है। दूध दूध ले लो। पूरे घर पर सब किसी न किसी काम में लगे थे और प्रिया आराम से पॉपकॉर्न खा रही थी, पर दूध वाले को देखने के बाद भी वो दूध लेने नहीं उठती। अरे दीदी, आप कब आई? शादी के बाद तो शरीर कम हो गया आपका, जमाई जी अच्छे से खातिर नहीं करते लगता है। इसलिए तो यहाँ आई हूँ भैया, मोटी होकर ही जाऊंगी, तब तक मैं ज़रूर पतली हो जाऊंगी। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं, पर प्रिया की फरमाइशें कम होने की जगह बढ़ती जाती है। वो ना तो एक गिलास पानी का उठाना चाहती है, ना ही कोई काम करना चाहती है। उसका बस चलता तो वो तो चलने के लिए भी स्टाफ रख लेती। भाभी, आज अच्छे से खाने की तैयारी कर लेना, मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही है। अब शादी की कितने दिनों बाद आ रही हूँ तो फ्रेंड से मिलना तो बनता ही है। दीदी के आने के बाद पहले ही इतने काम बढ़ गए, उस पर दीदी अब अपनी फ्रेंड्स को भी बुलाएगी। हे भगवान। एक शाम अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने के लिए प्रिया फैंसी ड्रेस ढूंढती हुई अपनी बहन के पास पहुंचती है। निकी, तूने वो एक बार व्हाट्सएप स्टोरी पर फोटो पोस्ट की थी ना, वो वाला वन पीस ज़रा निकाल कर देना मुझे। दीदी, वो ड्रेस मत मांगो। अरे शादी के बाद पहली बार मायके आई हूँ, उसमें भी नखरे कर रही है। खा जाऊंगी क्या तेरे कपड़ों को? मैं यहाँ नहीं रहने वाली, हमेशा वापस चली जाऊंगी, फिक्र मत कर। ये क्या है दीदी, आपने मेरे पूरे लैपटॉप का डेटा ही डिलीट कर दिया, क्यों? और ये सब क्या डाल दिया आपने लैपटॉप में, अपने हनीमून की फ़ोटोज़? अब वो क्या है ना प्रेम, मेरा फ़ोन बड़ा हैंग कर रहा था, तो मैंने अपने फ़ोन का सारा डाटा तेरे लैपटॉप में डाल दिया है। और वैसे भी तेरे लैपटॉप में था ही क्या, 2-4 मूवी, कुछ गाने और कुछ नोट्स। पढ़ना तो तुझे ऐसे भी नहीं है, छोड़ना। हद हो गई है, इस घर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची। जब से तुम आई हो मेरे कमरे में एसी ऑन करके सो जाती हो, और यहाँ मुझे तुम्हारे कारण हॉल में सोना पड़ रहा है, वो भी बिना एसी के। ऊपर से तुमने मेरे लैपटॉप का डाटा भी डिलीट कर दिया, अब मैं कहाँ से उसे रिस्टोर करूँगा? अरे शादी के बाद पहली बार तो मायके आई हूँ, उसमें भी तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या? प्रिया को अपने मायके में आए काफ़ी दिन हो चुके थे, जिसके कारण अब लोग इस बारे में बातें करने लगे थे। पूरे 25 दिन हो गए ना सुषमा तेरी बेटी को आए हुए। वो तो अच्छा है, तेरी बहू अच्छी है, वरना कोई भाभी अपने ननद को इतनी देर बर्दाश्त नहीं करती। बर्दाश्त भाभी क्या करेंगी, यहाँ तो दी को हम ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आंटी जी। अब क्या बताओ, ये देखिए, ये मेरे सैंडल मेरे बर्थडे के लिए लेकर रखे थे, पर दीदी ने तो पहन कर तोड़ भी दिए। बताइए, दिमाग का दही कर रखा है। पर प्रिया पर किसी भी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कोई उसके पीठ पीछे क्या बोल रहा है, उसके कारण किसी को क्या प्रॉब्लम हो रही थी, वो तो अपनी छुट्टी एंजॉय करने में बिजी थी। फिर पूरे 1 महीने के बाद प्रेम प्रिया को लेने उसके मायके पहुंच जाता है। बैग पैक कर रोती हुई प्रिया अपने कमरे से बाहर निकलती है। उसे जाता देखकर सभी लोग सब कुछ भूलकर उसे गले से लगा लेती हैं। पता ही नहीं चला बेटा कि तुझे आए हुए 1 महीना हो गया। अरे अभी अभी तो तू आई थी और अभी तेरे जाने का वक्त भी हो गया बेटा। तू नहीं जाऊँ क्या मम्मी? इनको पट्टी पढ़ा देती हूँ, नहीं लेकर जाएंगे मुझे। अरे नाना, अरे तू जा रे। गांव में चारों तरफ लॉकडाउन का माहौल था। उसी गांव की रहने वाली गरीब लक्ष्मी अपनी 4 साल की बेटी को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। चुप हो जा बेटा, जानती हूँ तुझे भूख लगी है, लेकिन क्या करूँ, पहले तो जैसे तैसे भीख मांग कर, लोगों से तेरे लिए खाना मांग कर तेरा पेट भर देती थी, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से अब तो वो भी मिलना बंद हो गया है। लेकिन लक्ष्मी की 1.5 साल की बेटी लगातार रोई जा रही थी।
तभी लक्ष्मी के सामने से हरिया आता हुआ दिखाई दिया। अरे हरिया, इतना सारा खाना कहाँ से लेकर आया तू? तेरे हाथों में तो खाने की इतनी सारी पैकेट है, मुझे भी दे दे। देख, मेरी बेटी कब से रो रही है। तो यहाँ क्यों भूख से मर रही है लक्ष्मी? सड़क के पार जो बड़े साहब लोगों के बंगले हैं ना, वहां पर जा। वहां पर खूब सारा खाना मिल रहा है, जैसे मैं लेकर आया हूँ। तू भी ले और खिला दे अपनी बेटी को। बहुत सारे बड़े अमीर लोग इकट्ठे हुए हैं वहां पर, खाना बांट रहे हैं और फोटो भी खिंचवा रहे हैं। जल्दी दौड़ कर जा लक्ष्मी। क्या सच में हरिया? तू झूठ तो नहीं बोल रहा? तुझे वहां से इतना सारा खाना मिल गया? अगर मुझे भी खाना मिला ना तो कुछ दिन इस लॉकडाउन में भूखा ना सोना पड़ेगा। और नहीं तो क्या, अरे पूरे हफ्ते का इंतजाम हो जाएगा लक्ष्मी। खूब सारे पैकेट मिलेंगे खाने के। जल्दी दौड़ कर जा, कहीं ऐसा ना हो कि वो सब चले जाएं और तुझे कुछ हाथ ना आए। अगर ऐसा है तो मैं अभी जाती हूँ, मुझे भी मेरे लिए खाना चाहिए। इस लॉकडाउन का तो पता नहीं कब तक ये बीमारी हमें परेशान करेगी। मैं अभी जाती हूँ। हरिया वहां से चला जाता है और लक्ष्मी दौड़ते हुए बड़े वाले बंगले की तरफ चली जाती है। वहां पहुंचकर लक्ष्मी खुश होकर कहती है, अरे हाँ हरिया, तो ठीक कहता था। यहाँ तो इतने सारे लोग खाना बांट रहे हैं। लगता है कई दिनों तक अब भूखा नहीं रहना पड़ेगा मुझे और मेरी बेटी को। एक अमीर दिखने वाली औरत को खाना बांटते देख लक्ष्मी उसके पास जाती है और खाना मांगने लगती है। उसे देखकर अमीर औरत कहती है, इधर आओ, खाना चाहिए तुम्हें? ये लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मेरी बच्ची बहुत दिनों से भूखी थी, बहुत रो रही थी। भगवान आपका भला करे। अच्छा एक मिनट रुको, तुम्हारे साथ फोटो खिंचवानी है मुझे। ये लो खाने का पैकेट, अपने हाथ में पकड़ो और सामने कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराओ। लेकिन मैडम, फोटो क्यों खींच रही है? हमें तो बस खाना चाहिए था, फोटो की जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं है तो क्या हुआ, हमें तो है। चलो अब चुपचाप खड़े हो जाओ और मुस्कुराकर फोटो खिंचवाओ। लक्ष्मी शर्माते हुए फोटो खिंचवाती है। तब तक और भी बहुत सारे लोग वहां आकर लक्ष्मी को खाने के पैकेट दे देते हैं और उसके साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं। लगभग सभी लोग ऐसा कर रहे थे। ये देखकर लक्ष्मी को कुछ समझ नहीं आता। लक्ष्मी अपने आप से कहती है, आज तो खूब सारा खाना मिल गया। भगवान भला करे इन अमीर लोगों का। अब हमें कुछ दिनों तक भूखा ना रहना पड़ेगा। मैं अपनी बस्ती के और लोगों को भी बताऊंगी, वो भी यहाँ से खाना ले जाएंगे। लेकिन बीमार लोगों का क्या होगा? वो तो यहाँ तक खाना लेने नहीं आ सकते। मैं उन मेम साहब से पूछकर देखती हूँ, क्या पता वो वहाँ तक खाना भिजवा दे। लक्ष्मी डरते हुए अमीर औरत के पास जाती है। मेम साहब, आपसे एक बात कहनी थी। तुम्हें खाना मिल गया ना, अब क्या कहना है? चलो जाओ यहाँ से, और भी बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं। तुम्हारी बात सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। एक बार मेरी बात सुन लीजिए ना मेम साहब। मैं बस कह रही थी कि वहाँ सड़क के उस पार जो हमारी बस्ती है ना, वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं और बीमार भी। कई दिनों से खाना नहीं मिला है। अगर आप वहाँ खाना भिजवा देती तो बड़ी मेहरबानी होती। तुम्हारा पेट भर गया ना, तुम्हें खाना मिल गया, दूसरों की चिंता करना छोड़ो और जाओ यहाँ से। और वैसे भी वहाँ तुम्हारी गंदी बस्ती में कौन जाएगा खाना देने? हमें कोई शौक नहीं है बीमार लोगों के पास जाने का, कहीं हमें भी बीमारी लग गई तो। लेकिन मेम साहब, आपके पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, आप तो बहुत आसानी से जाकर वहाँ खाना बांट सकती है। देखो, मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। गार्ड, बाहर निकालो इसे। गार्ड दौड़ते हुए आता है और लक्ष्मी को डंडा दिखाते हुए कहता है, अरे चलो भागो यहाँ से, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। कब से मेम साहब को परेशान कर रही हो? अब जाओ, वरना ये डंडा देखा है, एक लगाएंगे तो दौड़ते हुए जाओगे यहाँ से। अरे भैया, ऐसा मत करो, छोटी सी बच्ची है हमारी, क्यों डंडे से मारने के पीछे पड़े हो? अभी कुछ देर पहले तो हमारे साथ में फोटो खिंचवा रहे थे, हमने ऐसा भी क्या कर दिया? बस इतना ही तो कहा कि बस्ती में बहुत सारे गरीब बीमार लोग हैं, अगर उन तक भी खाना पहुंच जाता तो भगवान आपका भला करता। बीमार लोगों की दुआ मिलती है आपको। अरे तू समझती नहीं है क्या? ये सब इसीलिए फोटो खिंचा रहे हैं ताकि कल के अखबार में गरीबों को खाना देते हुए इनकी फोटो छप सके। काहे इन लोगों के चक्कर में पड़ रही है? जाकर अपना और अपने बच्चे का पेट भर। अखबार में फोटो? लेकिन उसकी क्या जरूरत है? हमें तो लगा गरीबों की मदद की जा रही है, उन्हें खाना बांटा जा रहा है, तो ये सब क्या अखबार में फोटो के लिए हो रहा था? तो तुम्हें क्या लगा? तुम्हारी सेवा करने के लिए सब तामझाम किए हैं। देखो, तुम नहीं समझोगे। अब यहाँ से निकलो, कोई नहीं आने वाला तुम्हारी बस्ती में खाना बांटने। जिसे खाना चाहिए उसे यहीं आने को बोल देना। अरे लेकिन वहाँ आने में क्या परेशानी है? फोटो तो वहाँ भी खींच सकते हैं ना।
दिखावे के लिए कर रहे हैं। अरे भाई, इतना कुछ करेंगे तो क्या दिखाएंगे नहीं? आजकल के जमाने में फ्री का दान कोई नहीं करता। कुछ नहीं समझती हो तुम। तुम्हारी गंदी कीचड़ भरी बस्ती में अपनी महंगी गाड़ियां लेकर नहीं आने वाले ये लोग। और बीमारी का डर भी तो है। ये सब कुछ दिखावा है, दिखावा। लेकिन दान पुण्य के काम में काहे का दिखावा? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और समझ आएगा भी नहीं। तुझे क्या लगता है बड़े लोग इतना खर्चा कर रहे हैं, तुम्हें खाना बांट रहे हैं, अब क्या किसी को बताएंगे भी नहीं? ये बड़े पैसे वाले लोग हैं, बिना दिखावे के कोई काम नहीं करते। महामारी की आड़ में दिखावा करते हैं लोग, पर मुझे क्या, मुझे तो खाना मिल गया। हाँ, लेकिन अगर भला काम कर ही रहे हैं तो फोटो खिंचवाकर उसका ढिंडोरा क्यों पीटना? मुझे क्या, बड़े लोग और इनकी बड़ी बातें मेरी तो समझ से बाहर हैं। लक्ष्मी खाना लेकर अपनी बस्ती लौट आती है। तभी सामने से हरिया आता हुआ दिखाई देता है। हरिया घबराते हुए बोला, अरे लक्ष्मी, गजब हो गया। अभी कुछ ही देर पहले इस महामारी की वजह से बस्ती के 2 लोगों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। कि क्या कह रहे हो हरिया? हमने बहुत हाथ पैर जोड़े थे उन अमीर लोगों के सामने कि कोई डॉक्टर या कोई मदद हमारी बस्ती तक पहुंचा दो, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं हुआ। हरिया जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। लक्ष्मी के हाथ का सारा खाना भी जमीन पर गिर पड़ा और वो बेसुध होकर वहीं बैठ गई। ये बड़े लोग सब कुछ दिखावे के लिए करते हैं भैया। यहाँ कोई नहीं आएगा, गरीब का कोई नहीं होता, आपकी जान की कोई कीमत नहीं होती, और अमीरों के लिए हमारी मदद सिर्फ एक दिखावे का ढोंग होती है और कुछ नहीं।